हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ डेविल्स डेंजरस वाइफ एपिसोड 6। वही इतना सुनते ही चाहत उसे देखते हुए ही बोली अंडस को, अरे शर्म करो, चलो दूर हटो मुझे और यह अपनी शर्ट पहनो और अपने ऑफिस के लिए निकल जाओ। मुझे भी कुलदीप के लिए चाय बनानी है, उससे मेरी हाथों की बनी हुई चाय बहुत पसंद है। उसकी फेवरेट है मेरे हाथों की बनी हुई चाय। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की आंखें फिर से गहरी हो जाती हैं और वह चाहत को देखते हुए ही उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वही चाहत भी उसी की तरफ खींची चली जाती है और उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए ही बोले, अंडस को ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? आज तुम पर कौन सा भूत सवार हो चुका है जो तुम बार बार मुझे अपनी तरफ ही अपने पास ले आते हो? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत के चेहरे से उसके बालों की लटों को दूर करते हुए ही बोला, अंडस को मुझे नहीं पसंद कि तुम बार बार उसको कुलदीप का नाम लेकर उसे उसके लिए कुछ भी करो। वही तभी चाहत उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस को चील करो। तुम क्यों इतनी गुस्सा हो रहे हो और इतनी पजेसिव हो रहे हो? आई एम ओनली फॉर योर्स, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इतने टाइम बाद वो यहाँ पर आया है तो मुझे उसकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस को मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं पसंद कि तुम उसके लिए कुछ भी करो। तभी चाहत बोली, अंडस को तुम पागल हो गए हो, एकदम मेंटल हो चुके हो। अब दूर हटो और तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ, चलो नीचे आ जाओ जल्दी से। इतना बोलकर वो उससे दूर होती है और फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वही मृत्युंजय उसे जाते हुए देखता रहता है और फिर वो मृत्युंजय अपने आप से बोला, अंडस को कुलदीप तू जितनी जल्दी यहाँ मेरे घर पर और मेरी लाइफ में आया है उतनी जल्दी ही चला जाए तो अच्छा रहेगा, वरना तू मेरे हाथ से मार जरूर खाएगा, मुझे इतना पता है। इतना बोलते हुए वो अपनी शर्ट पहनता है और फिर वो भी चाहत के पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। वही चाहत घर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में वो चाय बनाकर सबके लिए लेकर आती है और फिर वो कुलदीप को एक चाय का कप देते हुए ही बोली, अंडस को ये लो तुम्हारी स्पेशल वाली चाय। वही इतना सुनते ही कुलदीप मुस्कुराते हुए ही उसे देखते हुए ही बोला, अंडस को, वाह चाहत, तुम ना सच में मुझे पागल कर देने वाली हो और पागल के साथ मोटा भी कर दोगी। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद है कि तुम्हें पता है ना, और अब मैं आया हूँ तो मुझे खिला खिला कर मोटा कर दोगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय, जो वही सोफे पर ही बैठा हुआ था, वो कुलदीप को घूरने लगता है। वही कुलदीप को जब अपने ऊपर टैपी महसूस होती है तो वह सामने देखता है। वही वो मृत्युंजय को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर वह एक पल के लिए अपनी नजरें नीची कर लेता है, लेकिन फिर वो मृत्युंजय को इग्नोर करते हुए ही चाहत के साथ ही मुस्कुराते हुए बात करने लगता है। वही चाहत सबको ही चाय देती है। वही तभी मृत्यु के पास जब वो चाय देने के लिए जाती है तो मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडस को, और मेरी स्पेशल वाली चाय कहाँ पर है? वही इतना सुनते ही चाहत हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगती है और बोली, अंडस को, तुम्हारी स्पेशल वाली? तुम्हारी कौन सी वाली? और तुम ऑफिस नहीं गए? तभी मृत्युंजय अपनी भौहें चढ़ाते हुए ही चाहत को देखते हुए बोला, अंडस को, मेरी स्पेशल वाली चाय है। तुम्हें नहीं पता क्या मुझे कौन सी वाली चाय पसंद है और क्या क्या पसंद है? और अभी ऑफिस एने चाय जाना, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तभी चाहत बोली, अंडस को, मुझे सब कुछ पता है लेकिन तुम तो इतने फूडी नहीं हो ना, फिर क्यों आज ऐसा बोल रहे हो? तुम्हें तो जो कुछ भी होता है वो चलता है, चाहे टी हो कॉफी कुछ भी हो तुम भी लेते हो, कभी कुछ बोलते नहीं हो। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस को, मेरे लिए स्पेशल वाली चाय बनाकर लेकर आओ और मैं कमरे में जा रहा हूँ वहाँ भेज देना। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वही चाहत को आज मृत्युंजय का रवैया देखकर उसे बहुत ही ज्यादा ताजुब हो रहा था और सबसे ज्यादा उसे अपने अंदर हंसी भी आ रही थी कि मृत्युंजय कैसे जल रहा है कुलदीप से। आखिर वो तो सिर्फ उसका दोस्त ही था, लेकिन फिर भी वह उससे मृत्युंजय को इतनी जलन कर रहा थी। वही ऐसे ही सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं और फिर सब लोग बैठे बातें करते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और फिर सब लोग लंच करने के लिए खड़े होते हैं। वही मृत्युंजय भी अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे सीढ़ियों से होते हुए ही आने लगता है। वही सब लोग लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे। वही चाहत भी सोफे से खड़ी होती है और वो आगे बढ़ जाती है। उसके साथ ही कुलदीप आगे बढ़ जाता है।
वो दोनों ही अभी जा ही रहे थे कि तभी चाहत का हल्का सा पैर मुड़ जाता है और उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है और वो गिरने लगती है। लेकिन वो अभी गिरती उससे पहले ही कुलदीप उसे अपनी बाहों में उसे कमर से पकड़कर उसे संभाल लेता है। वही चाहत उसकी बाहों में झूल जाती है। वही मृत्युंजय भी उसी तरह जल्दी से आने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र कुलदीप पर जाती है कि कैसे कुलदीप ने चाहत को पकड़ लिया था और उसे संभाल कर अपनी बाहों में झक कर रखा था। ये देखकर मृत्युंजय की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है और वो कसके रेलिंग को पकड़ते हुए ही उन दोनों को देखने लगता है। वही तभी घर के सब लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी शालिनी जी बोली, अंडस को क्या तुम ठीक हो बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वही इतना सुनते ही चाहत बोली, हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल आंटी जी, आप चिंता ना करें। इतना बोलते हुए वो ठीक से खड़ी होती है। कुलदीप बोला, अंडस को तुम ठीक हो ना चाहत? तभी मृत्युंजय चलकर उसके के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, अंडस को ठीक से चलना ही नहीं आता तुम्हें, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह उसे आगे ले जाता है। तो कुलदीप मुस्कुराते हुए ही अपने मन में बोला, अंडस को जलकुकड़ा कहीं का, पहले भी ये यही करता था और आज भी यही करता है और आज भी ऐसा ही है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए ही वह भी आगे बढ़ जाता है और चाहत के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वही सब लोग अब लंच करने के लिए आ चुके थे। लंच भी डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। वही तक्ष भी के साइड वाली चेयर पर ही बैठा हुआ था और वो अपनी प्लेट में लगे खाने को घूर रहा था। वही सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं। वही तक्ष अभी भी उसे खाने को ही घूर रहा था। तभी मृत्युंजय तक्ष को देखते हुए ही बोला, अंडस को क्या हुआ, तुम खाने को ऐसे क्यों रहे हो? इसे खाना भी है। वही तभी तक्ष मृत्युंजय को देखते हुए ही बोला, अंडस को वो मेरी कियारा अभी तक नहीं आई है स्कूल ट्रिप से। उसने कहा था वह आएगी तो वो सबसे पहले मुझे ही मिलने आएगी, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। आज वो सुबह ही आने वाली थी, उसने बताया था मुझे। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस को लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे इसलिए ऐसा हुआ होगा। वही तभी तक्ष बोला, अंडस को नहीं, उसने मुझे बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सुबह ही यहाँ पर आने वाले थे और पहुंचकर वो मेरे पास ही आने वाली थी, लेकिन क्यों नहीं आए अभी तक? तभी मृत्युंजय बोला, अंडस को पहले खाना खा लो फिर हम उसे कॉल करेंगे, ओके? वही तो तक्ष खाने को देखते हुए ही बोला, अंडस को मेरा मन नहीं है खाने का, जब कियारा आएगी उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। इतना बोलकर वो खड़ा होता है और चेयर से नीचे उतरकर वो आगे बढ़ जाता है। वही तभी सब लोग तक्ष को देखते हुए ही बोले, अंडस को अरे क्या हुआ था उसको, उसने खाना नहीं खाया। वही तक्ष आगे जाते हुए ही सीडीओ के पास ही पहुंचा था कि तभी पीछे से ही एक आवाज आई, अंडस को तक्ष ये सुनकर ही वो वहीं पर ही उसके कदम ठहर जाते हैं और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों ही साथ में झलकने लगता है। फिर तक्ष पलटता है तो सामने कियारा खड़ी थी। कियारा के पीछे ही उसे का ड्राइवर भी खड़ा था और कियारा तक्ष को देखते हुए ही बड़ी सी स्माइल करते हुए ही बोली, अंडस को देखो तक्ष मैं आ गई तुम्हारे पास। तुमने कहा था ना सबसे पहले तुम्हारे पास आने को, देखो मैं आ गई। इतना बोलते हुए ही कियारा भागते हुए ही आती है। वही तक्ष जब कियारा को देखता है तो वह भी भागते हुए आगे बढ़ता है और वही कियारा भी भागकर आकर तक्ष के गले लग जाती है। वही सब लोग तो उन दोनों को देखकर हैरानी से ही सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सब लोग बस ऐसे ही उन दोनों को एक तक देख रहे थे। वही तभी लकी अपने पास में ही बैठी आन्या को देखते हुए ही बोला, अंडस को देखो आन्या, इस छोटे से बच्चे का भी सेटिंग है लेकिन तुम्हारा सेटिंग नहीं है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी तुम, जो तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही तुम्हारे पास वो है जो तुम चाहती हो, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन इस छोटे से लिटिल चैंप को देखो कितना खुश है उसे प्यारी सी बच्ची के साथ। वो दोनों ही छोटे से बच्चे ही हैं, लेकिन देखो उन दोनों में कितना प्यार है। और खुद को देखो। लकी का इतना बोलना ही था कि इतना सुनते ही आन्या गुस्से में ही लकी को घूरने लगती है और वह अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए ही लकी के हाथों पर मरते हुए ही बोली, अंडस को अपनी बकवास बंद करो। वही तभी लकी अपना हाथ से हिलाते हुए ही अपने मन में बोला, अंडस को हाँ खुद की गलती तो बोलेगी नहीं, मुझे ही गलत ठहराएगी। इसे शर्म नहीं आती क्या, पूरे दिन हमारे घर पर ही पड़ी रहती है और हमारे घर वाले भी इतने महान हैं कि कभी से जाने को ही नहीं बोलते, ये यहाँ पर डेरा डालकर पड़ी हुई हैं। इतना बोलकर लकी खाना लगता है। वही सब लोग अपना मुंह बंद करते हुए ही उन दोनों को देखते हुए तभी शालिनी जी बोली, अंडस को तक्ष ये तुम्हारी दोस्त है क्या?
वही तक्ष शालिनी जी को देखते हुए ही अपना सर हिलाकर बोला अंडस्को हाँ। वही तभी कियारा भी तक्ष का हाथ पकड़ लेती है और बोली अंडस्को आंटी जी ये मेरा दोस्त है। वही तभी दरवाजे से किसी की आवाज आए अंडस्को तक्ष कियारा। वही इतना सुनते ही सब लोग सामने देखने लगते हैं और उसी के साथ ही तक्ष की नजरें गहरी हो जाती हैं सामने गेट पर खड़े उस इंसान को देखकर। सारे घर वाले भी उसी तरफ ही देखने लगते हैं। वही गेट पर कोई और एनएचआई बल्कि रुद्र खड़ा था, जो तक्ष और कियारा को ही देख रहा था। वही तक्ष जब रुद्र को देखता है तो उसका जो पूरा चेहरा खुशी से चमक रहा था वो एक पल में ही गुस्से में बदल जाता है और वह गुस्से से ही सामने रुद्र को घूरने लगता है। वही तभी रुद्र आगे आते हुए ही आगे बढ़कर आता है और वो कियारा और तक्ष के सामने खड़े होते हुए ही बोला अंडस्को मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ तक्ष। तुम भले ही मुझसे लड़ाई कर लो, जितनी मर्जी चाहे लड़ाई कर लो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। इतना सुनते ही तक्ष रुद्र को घूरते हुए ही बोला अंडस्को मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं समझे तुम। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही तुमसे कोई दोस्ती रखनी है। वही तभी रुद्र तक्ष को देखते हुए ही बोला अंडस्को ऐसे कैसे दोस्ती नहीं रखनी, हम दोनों दोस्त हैं ना तो फिर। वही तभी कियारा तक्ष को देखते हुए ही बोली अंडस्को तक्ष रुद्र से दोस्ती कर लो, वो हमारा दोस्त है ना, हम ऐसे कैसे उसे छोड़ सकते हैं। वही तभी तक्ष कियारा को घूरते हुए ही बोला अंडस्को तुम चुप करो, मैं जैसा कहता हूँ वो सही है। वही तभी कियारा तक्ष से अपना हाथ छुड़ाते हुए ही बोली अंडस्को फिर ठीक है, तुम रहे हो अकेले, में जाती हूँ रुद्र के साथ। ऐसे कैसे दोस्ती देंगे, कोई ऐसे अपने दोस्त को छोड़ता है क्या। वही तभी तक्ष जब कियारा को अपने से दूर जाता हुआ देखता है तो वह जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर अपने पास खड़ा करते हुए बोला अंडस्को ठीक से यहीं पर ही खड़ी रहो। और फिर वह रुद्र को देखते हुए ही बोला अंडस्को ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ रुद्र, लेकिन मेरी कियारा से दूर रहना समझे तुम। वही सभी घर वाले जब तक्ष के मुंह से मेरी कियारा इतना सुनते ही सब लोगों के फिर से मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सब लोग हैरानी से तक्ष को देखने लगते हैं। तभी तक्ष रुद्र को देखते हुए ही बोला अंडस्को फिर अगर तुम रहते हो मेरी कियारा से दूर तो फिर मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। वही तभी रुद्र कुछ सोचते हुए ही बोला अंडस्को देखो ये गलत बात है, मैं कियारा से दूर नहीं रहूंगा, मतलब कि वो भी मेरी दोस्त है, जैसे तुम्हारी दोस्त हो वैसे ही। तभी कियारा रुद्र और तक्ष उन दोनों को ही देखते हुए बोली अंडस्को देखो तुम दोनों ना अगर झगड़ा करोगे ना तो तुम दोनों को छोड़कर मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर। तुम दोनों का हर दिन का हो चुका है, हर वक्त झगड़ा करते हो तुम दोनों। मुझ इस छोटी सी बच्ची को तुम दोनों और लड़ते लड़ते पागल कर दोगे और मैं पागल नहीं होना चाहती समझे तुम दोनों। इतना बोलते हुए ही वो अपना मुंह बिगाड़ लेती है स्मर्क और बोली अंडस्को तुम दोनों दोस्ती कर लो। तभी तक्ष कियारा की धमकी सुनकर जैसे एक पल में डर सा गया हो वो बोला अंडस्को ठीक है, फिर हम दोनों की फ्रेंडशिप पक्की। तभी कियारा बोली अंडस्को और तक्ष तुम गुस्सा मत होना, रुद्र भी मेरा दोस्त है और तुम्हारा भी, अब तो दोस्त बन चुका है, गुस्सा नहीं करोगे ना तुम, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इतना सुनते ही तक्ष कियारा को घूरते हुए ही बोला अंडस्को ठीक है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुद्र भी अब से हमारा दोस्त है। इतना बोलकर वो रुद्र को देखने लगता है। वही रुद्र जब ये सुनता है कि वो रेखा का दोस्त बन चुका है तो पता नहीं क्यों लेकिन रुद्र इतना खुश होता है कि वो भागकर तक्ष के गले लग जाता है। वही तक्ष रुद्र को अपने से दूर करते हुए बोला अंडस्को क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। तभी रुद्र बोला अंडस्को दोस्ती में तो गले लगते हैं ना। वही तक्ष इतना सुनता है तो वो कुछ सोचता है और फिर वो भी रुद्र को गले लगा लेता है। वही तभी कियारा उन दोनों को देखते हुए ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उन दोनों को ही साइड से हग कर लेती है। वही वो तीनों ही एक साथ हग किए हुए ही खड़े थे। वही जब घर वाले ये सीन देखते हैं तो उन सब के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे कि यह छोटे से बच्चे कर क्या रहे हैं इतनी सी उम्र में। उन सबको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वही चाहत तो अपना सर पकड़े हुए ही बैठी थी, जैसे कह रही हो कि इन सब का कुछ नहीं हो सकता। वही तभी सामने गेट से आवाज आती है, रुद्र उसी के साथ ही एक दूसरे इंसान की भी आवाज आती है, कियारा। वही तभी सब लोग अभी भी शौक में थे, वो शौक से बाहर नहीं निकले थे। तभी सामने खड़े दो शख्स को देखकर वो सब लोग फिर से हैरान रह जाते हैं। तभी मृत्युंजय सामने देखते हुए ही बोला अंडस्को अरे तुम दोनों यहाँ पर,
इतना बोलते हुए ही वह खड़ा हो जाता है। उसी के साथ ही सब घर वाले भी खड़े हो जाते हैं। वहीं वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कियारा के पापा और रुद्र के पापा वो दोनों ही थे और वो दोनों मृत्युंजय के फ्रेंड्स थे। वही तभी मृत्युंजय आगे बढ़कर उनके पास चलकर जाता है और बोला, निर्भय और तरुण तुम दोनों यहाँ पर। इतना बोलकर वह आगे बढ़कर तरुण के गले लगता है और फिर वह निर्भय के गले लगाता है। वही निर्भय मृत्युंजय को देखते हुए ही बोला, अरे ये रुद्र यहाँ पर आ गया था तो उसे लेने के लिए आया हूँ, और तरुण भी कियारा को लेने के लिए ही यहाँ पर आया है। हम दोनों ही साथ में ही गए थे रुद्र और कियारा को लेने के लिए। लेकिन ये तुम्हारा बेटा है ना लिटिल डेविल तक्ष, वो ना मेरे बेटे को और कियारा दोनों को ही कंट्रोल करता है। इन तीनों में बस तक्ष की ही मर्जी चलती है। इतना सुनते ही मृत्युंजय मुस्कुराने लगता है और वो हंसते हुए ही बोला, आखिर बात ही कुछ ऐसी है, मेरे बेटे में आखिर है तो वह मेरा ही बेटा ना। वही तभी तरुण बोला, हाँ वही तो, आखिर हम सबके ग्रुप में हम सब की दोस्ती में भी तुम्हारी ही चलती थी, तो आखिर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही है, वो थोड़ी ना चलने देगा किसी और की। वही तभी कियारा और रुद्र जब अपने अपने पापा को देखते हैं तो वह भागकर उनके पास जाते हैं और उनसे लिपट जाते हैं। वही तभी शालिनी जी उन सबको देखते हुए ही बोली, अरे अब बस बहुत हो गया मिलाप, अब सब लोग आ जाओ और चलो लंच कर लो, साथ में ही लंच करते हैं। वही तभी इतना सुनते ही निर्भय और तरुण बोले, अरे नहीं नहीं आंटी जी, हम घर जाकर खाना खा लेंगे। तभी शालिनी जी उन सबको देखते हुए ही बोली, कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आ जाओ और खाना खा लो। इतना बोलते हुए ही उन सबको वो आंखें दिखाती हैं, तो वो सब लोग भी बोले, ठीक है चलिए चलते हैं, खाना खा लेते हैं। इतना बोलते हुए ही निर्भय और तरुण रुद्र और कियारा को गोद में उठाए हुए ही आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो सब लोग भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे और फिर से खाना स्टार्ट होता है। वही तक्ष के साइड में एक साइड रुद्र बैठा था और एक साइड कियारा बैठी थी। तक्ष उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था जैसे कि कियारा सिर्फ उसकी ही हो। वही रुद्र अभी तो कुछ नहीं बोल रहा था और वह तो खाना खाने में लगा हुआ था। वही सब लोग ऐसे ही खाना खाने लगते हैं और बातें कर रहे थे। वही चाहत की नजर रे उन तीनों बच्चों पर ही थी और वह अपना सिर हिलाते हुए ही वह अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं आगे चलकर इन तीनों को क्या ही होगा। अभी से ही यही हाल है, इतने पजेसिव हैं दूसरे के लिए, तो आगे चलकर यह क्या ही बनेंगे। वही सब लोग खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद फिर तरुण और निर्भय दोनों ही कियारा और रुद्र को लेकर अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। वही बाकी सब भी अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। वहीं आन्या के कमरे में आन्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी और फिर वो सामने बैठी रीना जी को देखते हुए ही बोली, क्या हुआ आंटी, आपने कुछ सोचा या फिर नहीं सोचा? आप कुछ सोचती ही नहीं है कि मेरी और मृत्युंजय की शादी का मुझे दूर दूर तक कुछ भी प्लान नहीं दिख रहा, क्योंकि चाहत अभी मृत्युंजय की लाइफ में अच्छे से आ चुकी है और अच्छे से रहती रही है, ना ही वो कुछ कर रही और ना ही उसके साथ कुछ हो रहा है। वही तभी रीना जी आन्या को देखते हुए ही बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो तुमने उसे धमकाने वाला प्लान बनाया था उसका क्या हुआ? क्या वो सक्सेसफुल हुआ? वही इतना सुनते ही आन्या गुस्से से खड़ी हो जाती है और फिर वो इधर से उधर घूमते हुए ही बोली, अरे वह नहीं हुआ ना सक्सेस। मेरे लोगों ने उसे कितना डराया लेकिन चाहत डरी ही नहीं, और जब वो उसे और ज्यादा धमकाने वाले थे तभी वहां पर कोई आ गया था, इसलिए वो सब लोग भाग गए। वो प्लान भी हमारा फेल हो गया। वहीं इतने सुनते ही रीना जी बोली, तुमसे एक प्लान भी ठीक से बनता नहीं है, बस तुमसे प्रॉब्लम सक्सेस करवा लो जितने चाहे मर्जी हो। वही तभी आन्या बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं, प्लान फेल हो जाते हैं। वही तभी रीना जी बोली, मैं कुछ सोचती हूँ फिर बताती हूँ तुम्हें। इतना बोलते हुए ही वो वहां से उठकर बाहर निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप इस घर में ही रुका हुआ था और कुलदीप और चाहत दोनों ही कुलदीप के कमरे में बैठे हुए थे और वह दोनों ही हंसी मजाक कर रहे थे। वही वह दोनों ही पुरानी बातें याद कर रहे थे और पुराने फोटोज भी देख रहे थे, जिसे देखते हुए ही वो पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, जिसके साथ ही वह दोनों हंस भी रहे थे। और यह हंसी बाहर हॉल में बैठे हुए मृत्युंजय को सुनाई दे रही थी, जो उसे एक खंजर की तरह लग रही थी अपनी दिमाग में। वही तभी कुलदीप चाहत को देखते हुए ही बोला, वैसे वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था आज क्यों ना हम क्लब चलते हैं, मजा आ जाएगा चिल करने के लिए।
वही इतना सुनते ही चाहत भी एक्साइटेड होते हुए ही बोली अंडस्को अरे हाँ क्यों नहीं चलते हैं। तभी कुलदीप चाहत को देखते हुए ही बोला अंडस्को लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा को खड़ूस मेंटल पति तुम्हें वहां क्लब आने देगा या फिर वो हमारे साथ चलेगा। वही इतना सुनते ही चाहत उसके कंधे पर मारते हुए ही बोली अंडस्को मेंटल हो तुम पागल हो, समझे मेरे पति को कुछ न बोलना, वह ना सच में बहुत केयरिंग है। इतना सुनते ही और कुलदीप फिर से चाहत को टीज करते हुए बोला अंडस्को हाँ हाँ क्यों नहीं, अब जो इतना प्यार तुम्हें वह कर रहा है तो वो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। वही तभी चाहत ब्लूज करते हुए ही बोली अंडस्को अब बस भी करो, मुझे ज्यादा चिढ़ाओ मत। इतना बोलते हुए ही वो हंसने लगती है। वही तभी मृत्युंजय से जब सहन नहीं होता तो वो खड़ा होता है, वो आगे बढ़कर कुलदीप के कमरे में आ जाता है। वही कुलदीप और चाहत जब सामने मृत्युंजय को देखते हैं तो चाहत बोली अंडस्को अरे आ जाओ, हम दोनों को ज्वाइन कर लो, हम दोनों पुरानी बातें याद कर रहे हैं। वही तभी मृत्युंजय उन दोनों के पास जाकर बैठ जाता है और बोला अंडस्को तुम दोनों करो ना बात, मैं तो बस यूं ही आ गया यहाँ पर कुलदीप से मिलने के लिए। वही इतना सुनते ही कुलदीप के दिमाग में एक बात हिट होती है और वो चाहत को देखते हुए ही बोला अंडस्को चाहत डोंट माइंड बट तुम अगर मेरे लिए चाय अच्छी सी बनाकर लाओ अपने हाथ की तो मुझे मजा आ जाए। इतना सुनते ही चाहत बोली अंडस्को क्यों नहीं, अभी बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों बैठो यहाँ पर और बातें करो। वही तभी मृत्युंजय चाहत को देखते हुए बोला अंडस्को रुपए नौकर है ना, उसे बोलो ना वह चाय बना देंगे। तभी कुलदीप बोला अंडस्को अरे चाहत को जाने दो ना, वो अभी आ जाएगी। वही चाहत मुस्कुराते हुए बोले हाँ अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वही तभी कुलदीप मृत्युंजय को देखते हुए ही बोला अंडस्को मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो चाहत से जुड़ी हुई है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की आंखें गहरी जाती हैं और वो बोला अंडस्को क्या सच में जरूरी है। वही इतना सुनते ही कुलदीप अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय खड़ा होता है और फिर वो आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो मुड़कर सामने कुलदीप के सामने आकर सोफ पर बैठते हुए ही उसके थोड़ा नजदीक बैठते हुए बोला अंडस्को बताओ क्या बात करनी है। कुलदीप बोला अंडस्को वो मैं तुम्हारे घर मतलब यहाँ पर आने के लिए अपने घर से निकला था और जब मैं सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तभी मैं रास्ते में किसी लड़की को गुंडों से घिरे हुए देखा था, तो वह मैं वहाँ पर गाड़ी रोकी और जल्दी से उस लड़की को बचाने के लिए गया तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चाहत ही थी और चाहत डरी हुई थी। उन सब ने चाहत के सिर पर गन भी तान रखी थी और एक गोली भी चली थी, जब मैं दूर था तभी ही गोली की आवाज भी सुनी थी मैंने। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। कुलदीप ने कहा अंडस्को मृत्युंजय वायरआर कुछ भी हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता था उसके साथ, तुम जानते हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो गोली भी चली थी मुझे याद है, लेकिन शायद उन लोगों ने चाहत को डराने के लिए वो गोली चलाई थी, इसीलिए शायद उसे चोट नहीं आई। और जब मैं वहां पर भागते हुए गया और उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो लोग भाग गए। इतना सुनते ही मृत्युंजय खड़ा हो जाता है और वो गुस्से से ही कुलदीप को देखते हुए ही बोला अंडस्को तो तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो, इतना टाइम हो गया। वहीं तभी कुलदीप भी खड़ा हो जाता है और मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला अंडस्को बस अब बस करो और शांत हो जाओ, जो कुछ भी होना था वह हो गया, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि आगे से ध्यान रखना और हो सके तो तुम चाहत के लिए बॉडीगार्ड भी रखवा दो हो सके तो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय थोड़ा शांत होता है और फिर वो फिर से सोफे पर बैठते हुए ही बोला अंडस्को ठीक है, फिर मैं कुछ सोचता हूँ और आगे से कभी भी चाहत के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इतना बोलते हुए ही वो अपने फोन में कुछ टाइप करने लगता है। वही कुलदीप एक तक मृत्युंजय को ही देख रहा था। कुलदीप को मृत्युंजय की आंखों में चाहत के लिए उसके चेहरे पर हर वो भाव, उसकी आंखों में हर एक इमोशन दिख रहे थे, जो उसका गुस्सा था चाहत के लिए, दीवानगी थी, उसकी मोहब्बत थी, उसका डर था उसे खो देने का, उसकी केयर थी, वह सब कुछ अभी मृत्युंजय की आंखों में कुलदीप देख रहा था। वो कुलदीप ये देखते हुए ही अपने मन में बोला अंडस्को चाहत तुम सच में लकी हो जो तुम्हें मृत्युंजय जैसा लड़का मिला है और तुम वक्त पर समझ गई, वरना तुम सच में एक हीरा खो देती। इतना बोलते हुए ही कुलदीप अपने आप में ही एक स्माइल करता है। वही तभी कुलदीप की नज़र सामने खड़ी चाहत पर जाती है। वही चाहत तभी दरवाजा खोलकर अंदर आती है। मृत्युंजय और कुलदीप को चाहत एक पल तो उन दोनों को देखती है जैसे उन दोनों के चेहरे में कुछ अलग लगा हो,
लेकिन फिर वो कुछ ना सोचते हुए ही आगे बढ़कर उन दोनों को देखते हुए ही मुस्कुराते हुए चाय देती हैं और बोली अंडस को ये लीजिए चाय पीजिए दोनों ही। फिर वो दोनों ही चाय ले लेते हैं और पीने लगते हैं। वही मृत्युंजय का ध्यान अपने फोन पर ही था और वो अपने फोन को ही देख रहा था। वही तभी कुलदीप मृत्युंजय को देखते हुए ही अपने मन में बोला अंडस को ये लड़का ना सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। यह इतना ओवप जैसे है कि पता नहीं ये क्या करेगा उन लोगों के साथ। सच में मृत्युंजय ओवपोजेसिव ही है। इतना को अपने मन में बोलते हुए ही वो चाय पीने लगता है। वही चाहत और कुलदीप दोनों ही बात कर रहे थे। तभी कुलदीप इशारा करता है चाहत को कि वो मृत्युंजय को बताए कि वो क्लब जाना चाहते हैं। वही चाहत कुलदीप का इशारा समझ जाती है। वही तभी उन दोनों को ऐसे ही इशारों में बात करते हुए मृत्युंजय की नज़र उन दोनों पर जाती है, तो वह उन दोनों को ही अपनी भौहें चढ़ाते हुए ही उन दोनों को घूरने लगता है। वही मृत्युंजय उन दोनों को ही देख रहा था। तभी चाहत मृत्युंजय को देखते हुए बोली अंडस को वह मैं क्या कह रही थी कि हम सब चाहते हैं कि हम सब साथ में क्लब जाए और थोड़ा घूम आए। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय कुछ सोचते हुए ही बोला अंडस को ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम जाना चाहती हो तो। क्या तुम चाहती हो कि क्लब जाए? वही इतना सुनते ही चाहत एक स्माइल के साथ बोली अंडस को हाँ मैं चाहती हूँ हम सब क्लब में जाए। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडस को ठीक है चले गए हम क्लब के लिए। वही इतना सुनते ही कुलदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मृत्युंजय इतनी जल्दी मान गया है, क्योंकि वो क्लब के लिए और बाकी जगहों पर ऐसे जाने के लिए और जब चाहत की बात हो कि चाहत भी उसके साथ हो तब वो ऐसी जगह पर बहुत कम ही जाता था। तभी मृत्युंजय अपने फोन को देखते हुए ही बोला अंडस को अभी 2 मिनट में आया। इतना बोलकर वो अपना फोन और चाय का कप दोनों ही लेकर वो बालकनी में चला जाता है। वही तभी कुलदीप मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर फिर चाहत के पास थोड़ा खिसक कर चाहत को देखते हुए ही बोला अंडस को क्या बात है चाहत तुमने तो इस डेविल को पूरा का पूरा बदल दिया है। एक विलन से पूरा तुमने हीरो बना दिया है। तुम्हारी तो सारी बातें मान रहा है। वाह क्या बात है। इतना सुनते ही चाहत प्राउड वाली स्माइल करते हुए ही बोली अंडस को वही तो मेरा कमाल है और वो मेरा हस्बैंड है, मानेगा क्यों नहीं। वही कुलदीप बोला अंडस को हाँ भाई हाँ मान गए तुम्हें सैल्यूट करता हूँ मैं तुम्हें। इतना बोलते हुए वह उसे सलामी करता है। वही इतना वो दोनों ही फिर हंसने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम होने के बाद अब क्लब में लकी, आन्या, चाहत, कुलदीप और मृत्युंजय वो 5 ही जाने वाले थे और वो 5 ही अब तैयार हो चुके थे और हॉल में आ चुके थे। वही तभी मृत्युंजय शालिनी जी को देखते हुए बोला अंडस को हम निकलते हैं क्लब के लिए फिर देर हो जाएगी। शालिनी जी बोली अंडस को हाँ जाओ और एंजॉय करो। तभी वहां पर तक आते हुए ही बोला अंडस को मॉम पापा आप कहाँ पर जा रहे हो मुझे भी चलना है आपके साथ। इतना सुनते ही शालिनी जी तक्ष को देख के उसके पास जाकर उसे अपने गोदी में उठाते हुए ही बोली अंडस को तक्ष बेटा पापा माँ और बाकी सब लोग बाहर पार्टी करने के लिए जा रहा है। उनके बड़े लोगों की पार्टी होती है ना वही करने के लिए जा रहे हैं। और अब हम दोनों ना छोटी वाली पार्टी करेंगे। हम तुम्हें जो पसंद है वही कहेंगे और तुम जो कहोगे वही सब करेंगे चलो हम वही पार्टी करते हैं। वही तभी तक अपने माँ और पापा यानी कि मृत्युंजय और चाहत को घूरते हुए ही बोला अंडस को हाँ चलो ये दोनों तो कंजूस हैं कभी मुझे कुछ खिलाने ही नहीं ले जाते। इतना बोलते हुए ही वो शालिनी जी को देखकर तक्ष एक स्माइल करता है। वही तभी मृत्युंजय तक्ष को घूरने लगता है। वही चाहत तक्ष को देखते हुए बोली अंडस को क्या बोला तुमने बेटा क्या कहा तुमने हमको कंजूस लगते हैं तुम्हें खिलाने के लिए लेकर ही नहीं जाए। तभी तक्ष बोला अंडस को हाँ तो कभी कभी ही आप ले जाते हो, हर रोज मुझे जाना होता है बाहर खाने के लिए। फिर तक्ष शालिनी जी को देखते हुए बोला अंडस को बड़ी माँ चलिए हम चलते हैं यहाँ से वैसे भी मुझे आपसे कुछ चाहिए है इन सबके जाने के बाद। वही शालिनी जी तक्ष को लेकर उसके कमरे में ले जाती हैं। वही आन्या, लकी, चाहत, कुलदीप और मृत्युंजय वो 5 वहां से बाहर निकलते हैं और वह कार में आकर बैठते हैं और कार चल पड़ती है क्लब की तरफ। उनके पीछे एक और कार भी थी जिसमें बॉडीगार्ड थे। करीब 1 घंटे बाद कार रुकती है क्लब के बाहर। फिर सब कार से नीचे उतरकर क्लब की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलीना रॉय अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी और तभी उनके सामने उसकी सेक्रेटरी माया आकर खड़ी होती है और वो बोली अंडस को मैम एक बात बतानी है। अलीना ने कहा अंडस को हाँ बोलो। तभी माया बोली अंडस को वो सिर आज क्लब गए हैं।
इतना सुनते ही अलीना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोली अंडरस्को फिर ठीक है चलो हम भी चलते हैं उसे मिलने के लिए, काफी दिन हो गए उसे मिले नहीं। यो माया अपने मन में बोली अंडरस्को अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, ज्यादा कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं। वही अलीना खड़ी होती है और वो आगे बढ़ जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। कुछ ही देर में वो अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वो भी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड और माया के साथ ही क्लब के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ तक्ष शालिनी को देखते हुए बोला अंडरस्को दादी माँ अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे ले चले कियारा के घर, मुझे उसके घर जाना है। शालिनी जी बोली अंडरस्को हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर वो दोनों भी कियारा के घर के लिए निकला जाते हैं। वही क्लब के अंदर सब आ जाते हैं और फिर वो सब जाकर एक टेबल के पास आकर वहां बैठ जाते हैं। वो सब अभी आकर बैठे ही थे कि तभी वहां पर डांस स्टार्ट हो जाता है। वो स्टेज पर सब लोग डांस करने लगते हैं। चारों तरफ शोर शराबा ही था। वो सब लोग ड्रिंक करते हुए ही झूम रहे थे और सब लोग नशे में चूर होकर डांस भी कर रहे थे। वही म्यूजिक पर रोमांटिक वाला सॉन्ग बज रहा था और चारों तरफ माहौल भी बहुत अच्छा बना हुआ था। सब लोग डार्क कपल डांस कर रहे थे। वही ये देखकर कुलदीप अपने मन में कुछ सोचता है और फिर वो एक डेविल स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को अभी मृत्युंजय को जलाता हूँ। इतना वो अपने मन में बोलते हुए ही वो अपना एक हाथ आगे बढ़ता है और चाहत के सामने अपना हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को चलो हम दोनों डांस करते हैं। इतना सुनते ही चाहत चौंक जाती है और फिर वो अपने आसपास देखती है और फिर कुलदीप को और फिर मृत्युंजय को जो वाइन के ग्लास को घूर रहा था। तभी चाहत ना चाहते हुए भी अपने हाथ को कुलदीप के हाथों में देती है और खड़ी हो जाती है। चाहत को डांस करना कुछ खास पसंद नहीं था और वहां पर इतना शोर शराबा था और सब लोग नशे में झूम रहे थे, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वही कुलदीप चाहत को ले जाते हुए ही बोला अंडरस्को तुम्हारा पति कभी जलने वाला है, टीयर्स ऑफ जॉय टंग आउट। मुझे उसे देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही चाहत कुलदीप के कंधे पर मारते हुए ही बोली अंडरस्को बेशर्म इंसान, वह सच में उसको जलन होगी और अगर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम्हारी बैंड भी बजा देगा। कुलदीप ने कहा अंडरस्को नहीं होगा चलो। इतना बोलकर वो दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। वो स्टेज के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। वही कुलदीप चाहत को देखते हुए ही अपना हाथ चाहत की दोनों को कमर पर रखता है और वही चाहत भी अपने हाथ को एक उसके कंधे पर और एक हाथ उसके सीने पर रखती है। वही कुलदीप थोड़ा सा चाहत को अपने करीब करता है और उसे अपने करीब करते हुए ही वो धीरे धीरे कपड़े डांस करने लगता है। वही जब मृत्युंजय ये देखता है तो उसकी नज़र गहरी हो जाती है और उसकी नज़रें कुलदीप के हाथों पर चली जाती हैं जहां उसने चाहत के कमर पर हाथ रखा हुआ था। ये देखकर मृत्युंजय की पकड़ वाइन के ग्लास पर कस जाती है। तभी आन्या उन दोनों को ही देखते हुए बोली अंडरस्को चलो ना मृत्युंजय, हम दोनों भी चलते हैं डांस करने के लिए, चलो। इतना बोलकर वह भी अपना हाथ मृत्युंजय के सामने रखती है। वही मृत्युंजय कुछ देर चाहत और कुलदीप को घूरने के बाद वो अपना हाथ आन्या के हाथ में दे देता है और वो दोनों भी खड़े होकर आगे बढ़कर चाहत और कुलदीप से कुछ ही दूरी पर आकर खड़े हो जाते हैं। सॉन्ग मैं अपने खालीपन को तुझी से भरना चाहूँ, सुलगते सारे अरमां मैं पूरे करना चाहूँ, मैं अपने खालीपन को तुझी से भरना चाहूँ, सुलगते सारे अरमां मैं पूरे करना चाहूँ। वही मृत्युंजय और आन्या दोनों ही उन दोनों के पास अगर खड़े हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। वही मृत्युंजय भी आन्या को अपने करीब करते हुए स्टेप मिलकर वो डांस करने लगता है। मेरी दीवानगी ये ना रोके, अब रुकेगी, तुझी पे जीना चाहूँ, तुझी पे मरना चाहूँ, मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे, मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे, मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे। मृत्युंजय की नज़र तो अपने पास में डांस कर रहे हैं कुलदीप और चाहत पर ही ठहरी हुई थी। मिला दिल को तू दिल से, मेरे नज़र से मेरी नज़रें मिला, मिटा दे सारे ये फासले, अब हया के पर्दे जरा दे हटा। तभी कुलदीप चाहत के कानों में बोला अंडरस्को ये तुम्हारा ज्वालामुखी पति को देखो, सच में ये मुझे मार कर ही रहेगा, देखो कैसे घुरधर कर देख रहा है जैसे कि मुझे खाना चाहता है। वही इतना सुनते ही चाहत हंसने लगती है और वह हंसते हुए ही बोली अंडरस्को टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। वही कभी कुलदीप चाहत को गोल गोल घूमता है और फिर अब चाहत की पीठ कुलदीप के सीने से लगी हुई थी
और वह उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरे हुए ही डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे सटेप से सटेप मिलने लगते हैं। वही मृत्युंजय भी उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी नज़र उन दोनों से हट ही नहीं रही थी। वही तभी आन्या बोली, को मृत्युंजय, तुम डांस तो मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी नज़र किसी और पर ही है। इतना बोलते हुए ही वो चाहत की तरफ इशारा कर रही थी। मिला दिल को तू दिल से, मेरे नज़र से मेरी नज़रें मिला। मिटा दे सारे ये फासले, अब हया के पर्दे जरा दे हटा, मेरी प्यासी निगाहें तुझे बस देखती हैं। लबों को तेरे अब मैं लबों से पढ़ना चाहूँ। वही वो सब लोग डांस कर रहे थे। तभी पार्टनर चेंज करने की सटे पाता है तो पार्टनर चेंज होते हैं। आन्या कुलदीप के पास जाती है और चाहत मृत्युंजय के पास आती हैं। तभी मृत्युंजय चाहत को कोन बेहद करीब करते हुए उसकी कमर पे हाथ रखकर अपनी बेहद करीब कर लेता है और उसकी आंखों में दिखने लगता है। वही चाहत भी मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, को क्या हुआ? क्या बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे किसी और के साथ देखकर? तभी मृत्युंजय बोला, को मुझे पसंद नहीं कि मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई भी आए या तुम्हें टच करे, क्योंकि तुम पर एयर और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वही चाहत भी मुस्कुराते हुए ही मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए उसके बेहद कर ही होकर डांस करने लगती है। मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे। ओ हंसी, इस पल को खोने ना दे, कसम है तुझको मेरे सनम। नशे में डूबी ये सांस भी है, बस में नहीं है मेरे कदम। तुझे ही सोचकर मैं बहकता जा रहा हूँ, जरा सी दूरियां भी ना अब मैं सहना चाहूँ। मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे। मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे। मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे। मुझे तू पास अपने पास और आने दे, इश्क की आखिरी हद तक मुझे अब जाने दे। वही चाहत और मृत्युंजय दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे और वो डांस कर रहे थे। वही सॉन्ग की आखिरी लाइंस भी पूरी होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ अभी भी डांस कर रहे थे। वही तभी उन दोनों को ऐसे देखकर सभी लोग वहां पर तालियां बजाने लगते हैं और सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। तभी चाहत और मृत्युंजय होश में आते हैं और वो दोनों ही दूर होते हैं। तभी उसी क्लब के अंदर अलीना रॉय की एंट्री होती है और वो अपने कुछ बॉडीगार्ड और माया के साथ उस क्लब के अंदर आती है। वहीं कुछ नज़रें अलीना की तरफ चली गई थी और कुछ लोग अलीना को देख रहे थे। वही अलीना क्लब में आकर चारों तरफ नज़रें घुमाने लगती है और वो जब सामने वो मृत्युंजय को देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़ जाती है। और मृत्युंजय, आन्या, चाहत, लक्की, कुलदीप वो सब बैठे हुए थे तो उसके टेबल के पास जाकर खड़ी होती हैं और अलीना बोली, को मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ? इतना सुनते ही मृत्युंजय भी स्कीम देखता है और वो भी अलीना को देखकर चौंक जाता है। तभी अलीना मुस्कुराते हुए बोली, को कैसे हैं आप? वही तभी मृत्युंजय बोला, को मैं ठीक हूँ, आइए बैठे हमारे साथ, हमें भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ में ही बैठते हैं। वही इतना सुनते ही अलीना मुस्कुराते हुए ही बोली, को जी आपकी मर्जी है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलते हुए ही वह भी मुस्कुराते हुए ही बैठ जाती हैं। वही चाहत और आन्या की नज़रें अलीना पर चली जाती हैं और वो दोनों ही अलीना को देखने लगती हैं। वही तभी अलीना ना मुस्कुराते हुए मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, को वैसे आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वही इतना सुनते ही चाहत की नज़रें उठ जाती हैं और वो अलीना को देखने लगती हैं। तभी अलीना फिर से बोली, को वैसे आप हैंडसम के साथ साथ हॉट फायर भी बहुत लग रहे हैं, आग लगा दी है आपने तो आज। इतना सुनते ही चाहत की पकड़ अपने गिलास कस जाती है। वही चाहत ने ग्लास को कसके पकड़े हुए ही अलीना को घूरने लगती है। वहीं आन्या की नज़रें भी अलीना पर ही टिकी हुई थी। वही अलीना तो उन दोनों को देखते हुए ही स्माइल के साथ ही मृत्युंजय को देखते हुए बोले, को ये दोनों कौन है? तभी मृत्युंजय बोला, को ओ हाँ, मीट माई वाइफ चाहत सिंघानिया एंड ये आन्या है मेरी दोस्त। इतना सुनते ही अलीना उन दोनों के सामने हाथ बढ़ाते हुए ही बोली, को हेलो कैसे हो आप? वही इतना सुनते ही वो दोनों ही नकली स्माइल करते हुए अलीना से हाथ मिलाती हैं और बोले, को बस बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? तो अलीना बोली, को मैं भी ठीक हूँ। वही कुलदीप का तो कुछ और ही हाल था। उसकी दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई थी जब उसने अलीना को पहली बार देखा तब, और वो बस ऐसे ही अलीना को देख रहा था।
पता नहीं क्यों लेकिन अलीना को देखकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। वही अलीना कुलदीप के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए ही बोली, हेलो। वही कुलदीप होश में आता है और वह अलीना से हाथ मिलाता है। वहीं उन दोनों के जब हाथ मिलते हैं तो अलीना की नज़रें भी कुलदीप के चेहरे पर एक दो पल के लिए ठहर सी जाती हैं, क्योंकि उन दोनों के टच से ही एक दूसरे की धड़कन शोर करने लगती है। लेकिन अलीना उसे इग्नोर कर देती है। वही कुलदीप हाथ को पीछे लेता है और फिर वह अपनी धड़कनों को संभालते हुए ही अपने मन में बोला, अंडरस्कोर यह मुझे क्या हो रहा है और अलीना जी की तरफ मैं खींचा क्यों चला जा रहा हूँ, मैं उसे इस तरह से क्यों देख रहा हूँ। इतना बोलते हुए ही वह अपना सर झटक देता है। वही मृत्युंजय अलीना को देखते हुए ही बोला, अंडरस्कोर अरे आप कुछ ऑर्डर कीजिए, हमने भी ऑर्डर किया है। वही अलीना भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं और वह भी ऑर्डर कर देती हैं। फिर अलीना और मृत्युंजय दोनों ही बातें करने लगते हैं। वो दोनों ही अपने डील और ऑफिस वर्क की ही बातें कर रहे थे और साथ में हंस भी रहे थे। वही चाहत अपने आईब्रो चढ़ाते हुए ही वो मृत्युंजय को देख रही थी कि कैसे वो अलीना की खातिरदारी करने में लगा हुआ था और कैसे उसका ख्याल रख रहा था। चाहत को बिल्कुल की पसंद नहीं आ रहा था कि अभी मृत्युंजय उससे नजरें हटाकर किसी और को ज्यादा तो तवज्जो दे रहा था और उसकी केयर कर रहा था। चाहत से जब रहा नहीं जाता तो वो वही टेबल पर पड़ी हुई विस्की की बोतल उठती और वो अपने गिलास में लेती है। वही ये देखकर मृत्युंजय बोला, अंडरस्को वाइफी ये क्या कर रही हो, चढ़ जाएगी तुम्हें, नशा हो जाएगा। तभी चाहत उसे घूरते हुए ही बोली, अंडरस्को तो क्या हो गया, वो अलीना जी भी पी रही है ना। तो मृत्युंजय बोला, अंडरस्को वाइफी उसे आदत होती है इन सब की, लेकिन तुम इसे झेल नहीं पाओगी। बस इतना सुनना ही था कि चाहत गुस्से से ही मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अंडरस्को तुम मुझे रोको मत, मैं झेल पाऊंगी। चाहत जब अलीना को देखती है तो वही अलीना मुस्कुराते हुए ही विस्की पी रही थी। ये देखकर चाहत और चिढ़ जाती है और वो पूरा गिलास विस्की की बोतल उठा के पूरा ग्लास भरती है और फिर वो ग्लास अपने होंठों से लगा लेती है। वही पहले ही घूंट में तो चाहत को वो शराब उसे बहुत ही ज्यादा कड़वा और अजीब लगता है, उसका मुंह तक बिगड़ जाता है। लेकिन जब वो सामने देखती है तो अलीना और बाकी सब लोग उसे ही देख रहे थे, तो चाहत एक स्माइल करते हुए ही शराब का पूरा ग्लास पी जाती है। एक ग्लास पीने के बाद चाहत फिर एक और ग्लास दूसरा ग्लास लेती है। वही तभी मृत्युंजय उसे रोकता है। वो बोला, अंडरस्को वाइफी रुक जाओ, वैसे क्या कर रही हो, इतनी ज्यादा तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, चढ़ जाएगी, रुको। लेकिन चाहत उसका हाथ हटते हुए भी दूसरा ग्लास भी ले लेती है और वो दूसरा ग्लास भी पी जाती है। वही चाहत ने अब 2 ग्लास शराब के पी लिए थे और अब धीरे धीरे उसे पर नशा चढ़ने लगा था। वो मृत्युंजय ने सिर्फ 1 गिलास ही शराब पी थी, लेकिन उसे चाहत जितना नशा नहीं हुआ था, बस उसकी आंखों में हल्का सा नशा हुआ था। वही चाहत तो पूरे नशे में टल्ली होने वाली थी। अब चाहत को धीरे धीरे शराब चढ़ने लगती है और वो अपनी हरकतें करने लगती हैं। अब नशा काफी हद तक चाहत को हो गया था। वही मृत्युंजय अभी अलीना से बात कर रहा था, तो चाहत जो उसके पास बैठी हुई थी वह उसके और करीब बैठते हुए ही उसके चेहरे को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को तो मिस्टर हस्बैंड, एक बात सुनिए, आप सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट हैं। इतना सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं और चाहत को देखने लगते हैं। वही मृत्युंजय चाहता को देखते हुए ही समझ जाता है कि उसे नशा हो गया है। वो बोला, अंडरस्को चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। चाहत बोली, नहीं मुझे यहीं पर ही रहना है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। तभी कुलदीप चाहत कोई नशे में दिखती हुई बोला, अंडरस्को अरे चाहत को कमरे में ले जाओ, एक कमरा मैंने ऊपर का बुक किया हुआ है। इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए बोला, अंडरस्को हाँ इससे कमर में ले जाना ही होगा वरना पता नहीं ये क्या क्या करेगी। इतना बोलते हुए ही वो खड़ा होता है और फिर चाहत को भी खड़ा करता है। वही चाहत मृत्युंजय के गले में बाहें डालते हुए ही बोली, अंडरस्को मुझे गोद में उठा लो। इतना सुनते ही मृत्युंजय किसी और की परवाह न करते हुए चाहत को अपने गोद में उठा लेता है। वही अलीना और आन्या जब ये देखते हैं तो अब उन दोनों की बारी थी जलने की, उन दोनों के तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन वही मृत्युंजय चाहत को लेकर ऊपर फ्लोर पर आकर वो कमरे के अंदर चाहत को ले जाता है। फिर वो चाहत को नीचे खड़ा करता है और फिर वो कमरा अंदर से बंद करता है। तभी चाहत पीछे से ही मृत्युंजय को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर वो उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए ही बोली, अंडरस्को वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, उसे बता देना कि तुम शादीशुदा हो,
तुम सिर्फ मेरे हो। इतना सुनते ही मृत्युंजय पलट जाता है। वही चाहत उसके और करीब आते हुए ही उसके चेहरे को और उसे पूरी तरह से स्कैन करते हुए ही बोली, अंडस को समझ गए ना बात, तुम सिर्फ चाहत के हो। पूरी तरह से चाहत नशे में डूबी हुई थी। वही मृत्युंजय चाहत की कमर पर हाथ रख लेता है और बोला, अंडस को, हाँ सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। तभी मृत्युंजय का ध्यान उसे कमरे में जाता है तो वो कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था और वो पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था। ये देखकर मृत्युंजय अपने मन में बोला, अंडस को, कहीं हम गलत कमरे में तो नहीं आ गए ना। फिर वो चेक करता है लेकिन वही कमरा था। ये सोचते हुए ही मृत्युंजय अपने मन में बोला, अंडस को, ये कुलदीप किसी और के साथ सुहागरात मनाने वाला क्या क्या, सच में सब एक से बढ़कर एक हैं। इतना बोलते हुए ही वो अपना सर झटक देता है। तभी चाहत मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर एक हाथ रखती है और बोली, अंडस को, हस्बैंड, मुझे तुम आज की रात पूरे के पूरे चाहिए हो। आज तुम्हें फिर से पाना है मुझे, तुम मुझे चाहिए हो। आज मुझे हक जताना है कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो। इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को देखने लगता है। फिर वो चाहत की बातों को गौर से सुनता है और चाहत को देखता है तो उसे पता लग रहा था कि चाहत को पूरी तरह से नशा भी हो गया था और उसे जलन हो रही है। चाहत मृत्युंजय के और करीब आकर उसके चेहरे पर हाथ रखती है और बोली, अंडस को, क्या तुम आज रात मेरे होंगे ना? क्या तुम मुझे प्यार करोगे ना? इतना सुनकर ही मृत्युंजय चाहत के चेहरे पर हाथ रखता है और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए ही उसे अपनी तरफ और ज्यादा खींच लेता है और उसकी आंखों में दिखते हुए बोला, अंडस को, हाँ वाइफी मृत्युंजय सिर्फ तुम्हारा है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इतना सुनते ही मृत्युंजय के गर्दन पर चाहत अपने हाथ लपेट लेती है। चाहत मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए ही बोली, अंडस को, आई रियली लव यू माई हैंडसम। उस कमरे की बालकनी खुली थी तो वो से तेज हवाएं भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद चारों तरफ लाल मोमबत्तियां जल रही थी और फूलों से सजा कमरा, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बहुत सारी लाइट्स भी लगाई हुई थी उस कमरे में। गुलाब फूल की पंखुड़ियां हर तरफ बिछी हुई थी। माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। मृत्युंजय चाहत को गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर बेड पर लेटाता है। मृत्युंजय चाहत को देखकर बोला, अंडस को, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। फिर मृत्युंजय अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, हर तरह से मैं तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। वही चाहत इतना सुनकर मुस्कुराने लगती है। चाहत सामने दरवाजे को देखते हुए कहती है, लेकिन हैंडसम, यहाँ कोई आ गया तो? मृत्युंजय अपने शर्ट को उतार कर नीचे फेंकते हुए कहता है, भूल जाओ वाइफी, न यहाँ तुम्हें कोई बचाने आएगा और न ही तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो। आज तुम हर तरफ बस मेरे प्यार से घिरी रहोगी। इतना बोलकर मृत्युंजय चाहत के चेहरे के बहुत करीब झुकता है और कहता है, कैन आई रिमूव योर क्लोथ्स? वही चाहत शर्माते हुए अपनी पलकें झुका देती हैं और धीरे से कहती है, हैंडसम, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन मृत्युंजय बोला, अंडस को, हम दोनों के बीच तो बॉय पहले ही सारी दीवारें है गई हैं, तो शर्माना क्यों? इतना बोलकर मृत्युंजय धीरे से अपना हाथ आगे बढ़कर उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग करने लगता है। थोड़ी ही वक्त में चाहत बस इनरवियर में मृत्युंजय के सामने थी। मृत्युंजय अब खुद भी बेड के ऊपर चढ़ जाता है। वैसे तो वहां ऐसी चल रही थी, लेकिन माहौल बहुत गर्म बनने वाली थी। मृत्युंजय चाहत के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके बाकी कपड़े को भी निकाल देता है। चाहत अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से खुद को ढकने लगती है। मृत्युंजय एक तक चाहत के गोरे बदन को देख रहा था। मृत्युंजय अब झुककर चाहत के पेट पर किस करता है। चाहत सिहर उठती है। मृत्युंजय चाहत के पेट से होते हुए ऊपर जाता है और चाहत के हाथ को हटाकर किस करने लगता है। चाह की सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। मृत्युंजय अब चाहत के चेहरे पर आता है, उसके चेहरे पर उसे किस करते हुए कहता है, अगर मेरा प्यार तुम्हें दर्द देने लगे तो तुम क्या करोगी वाइफी? चाहत बोली, अंडस को, तुम्हारा हर दिया हुआ दर्द मंजूर है। मृत्युंजय उसके चेहरे पर किस करते हुए ही धीरे से कहता है, लव यू वाइफी। इसी के साथ मृत्युंजय की किस वक्त के साथ बहुत वाइल्ड होने लगती हैं। चाहत की सिसकियां पूरे कमरे में फैल रही हो। वहां का माहौल अब बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। आव्या की मदहोश भरी सिसकियां और ज्यादा सुनाई देने लगती हैं। मृत्युंजय अब चाहत को बाइट करता है और उसे प्यार करने लगता है। वो दोनों ही प्यार के इस मंजर में खो जाते हैं।
वही तभी तक्ष आगे बढ़ता है। तभी कियारा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़े हुए ही वो बोली, अंडस्को, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम और रुद्र दोनों ही आपसे लड़ाई नहीं करोगे। अगर तुमने दोनों में से किसी ने भी लड़ाई करने की कोशिश की तो मैं तुम में से जो भी पहल करेगा लड़ाई करने की उसके साथ में दोस्ती खत्म कर दूंगी। समझ लो तुम दोनों मेरी बात, जब देखो तब लड़ना ही करना है। इतना सुनते हैं ही तक्ष कियारा को देखने लगता है। तभी कियारा तक्ष से बोली, अंडस्को, अब मुझे गुस्से से घूरो मत, वरना मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मा से कर दूंगी। और रुद्र, तुम भी अब आ गए हो तो चलो हम तीनों ही साथ में ही नाश्ता करते हैं। वहीं तक उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ ना बोलते हुए ही कियारा का रखा हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही रुद्र भी उनके पीछे जाते हुए बोला, अंडस्को, मुझे भी तुमसे जलन होती है, लेकिन तुमने दोस्ती की है तो हम दोनों की दोस्ती पक्की हुई है, इसलिए तुम ज्यादा मुझे चिढ़ा मत करो, समझ में आए बात? इतना सुनते ही तक्ष उसे घूरता है और बोला, अंडस्को, ठीक है चलो अब। इतना तक्ष के मुंह से सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वही डाइनिंग टेबल पर कियारा के मम्मा और पापा दोनों ही बैठे हुए थे और तीनों को साथ में आता हुआ देखकर वह दोनों ही थोड़े से हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर कियारा की मम्मी मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस्को, आओ तीनों बैठो। वही तभी तक्ष कियारा को अपनी साइड वाली चेयर पर बैठता है। वही रुद्र भी तक्ष के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वही कियारा की मम्मी उन तीनों को ही खाना सर्व करती है। वही वो तीनों ही फिर खाना खाने लगते हैं। तभी कियारा तक्ष के प्लेट में जो नाश्ता था वह देखते हुए ही बोली, अंडस्को, मुझे ये सैंडविच भी खानी है। इतना सुनते ही कियारा की मम्मी बोली, अंडस्को, कियारा बेटा, हमने सिर्फ तक्ष के लिए ही सैंडविच बनाई है, वो सिर्फ उसे पसंद है इसलिए। इतना सुनते ही कियारा अपना मुंह बिगाड़ लेती है। तभी रुद्र अपनी प्लेट आगे करते हुए ही बोला, अंडस्को, तुम भी खा सकती हो मेरे प्लेट में ही। इतना सुनते ही कियारा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही रुद्र उन दोनों को देखता है और फिर वह अपना मुंह बिगाड़ते हुए ही बोला, अंडस्को, सच में ये लड़का मुझसे मेरी दोस्त छीन ही लेगा, मेरे पास नहीं रहने देगा कियारा को। इतना बोलते हुए वह अपना मुंह बिचकर लेता है। वही तक उसने रुद्र की बात सुन ली थी और वह उसे घूरने लगता है। तभी रुद्र हल्के से झुककर तक्ष के कान में बोला, अंडस्को, क्या तुम सच में मेरी दोस्त को मुझसे दूर ले जाओगे, मुझसे छीन लोगे उसे? तभी तक्ष रुद्र को देखते हुए ही बोला, अंडस्को, वो मेरी ही है, वो किसी की हुई नहीं है, समझ में आए बात? वो तुम्हारी नहीं है, समझे तुम, वो सिर्फ मेरी है। यह इतना सुनते ही रुद्र तक्ष देखते हुए ही बोला, अंडस्को, तो वो मेरी भी दोस्त है, वो मेरी भी है। तक्ष बोला, अंडस्को, खाना खा लो, बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा लो वरना मुझसे पिट जाओगे। वही रुद्र अपना मुंह बिगड़ने हुए ही बोला, अंडस्को, मुझे पता है मैं तुमसे थोड़ा वीक हूं ना, इसलिए तुम हर बार मुझे पिट देते हो, लेकिन देखना एक बार में भी तुम्हारी खूब पीटा कर दूंगा, मैं ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। तभी तक्ष उसे देखते हुए ही बोला, अंडस्को, पहले खाना खत्म कर लो फिर बात करना। इतना बोलते हुए तक्ष खाना खाने लगता है। वही कियारा बड़े ही मासूमियत से वो तक्ष की प्लेट से खाना खा रही थी। वही रुद्र की मम्मी और पापा दोनों ही उन तीनों को ही देख रहे थे। वही उन तीनों को देखते हुए उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि यह तीनों बड़े होकर इन तीनों का क्या होगा और ये तीनों क्या करेंगे बड़े होकर। वही वो सब ऐसे ही नाश्ता करने लगते हैं। दूसरी तरफ वही चाहत और मृत्युंजय दोनों ही घर में आते हैं। वही हॉल में सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी मृत्युंजय और चाहत को देखते हुए शालिंज जी बोली, अंडस्को, तुम दोनों जाके नहाकर फ्रेश होकर आ जाओ नाश्ता करने के लिए। वही मृत्युंजय और चाहत दोनों ही अपना सिर हिला देते हैं और वो अपने कमरे में आ जाते हैं और मृत्युंजय फ्रेश होने के लिए चला जाता है, नहाने के लिए चला जाता है। वही आन्या जो सबके साथ खाने बैठी थी, वो जब मृत्युंजय और चाहत को उन दोनों को ऐसे साथ आता हुआ देखते हैं तो उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वह अपना खाना छोड़कर खड़े होते हुए बोली, अंडस्को, मुझे आज कुछ ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना बोलते हुए ही वह खड़े हो जाती है और वह अपने कमरे में आ जाती है और वह अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़े होते हुए ही अपने आप को देखते हुए ही बोली, अंडस्को, पता नहीं मुझ में क्या कमी है जो मृत्युंजय मुझे देखता तक नहीं है।
वही तभी उसके पीछे ही रीना जी भी आ जाती हैं और वो रीना जी जाकर आन्या को देखते हुए ही बोली, अंडस को क्या हुआ आन्या, तुम खाना छोड़कर क्यों आ गई? पता है सब लोग तुम्हें देख रहे थे। इतना सुनते ही आन्या पलटते हुए ही बोली, अंडस को तो क्या करूं मैं, अब मुझे नहीं देखे जाते हैं ये दोनों ही साथ में। तभी रीना जी उसके पास आते हुए बोली, अंडस को सब्र करो, सब ठीक होगा। तभी आन्या बोले, फिलहाल के लिए आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आपसे अभी बात नहीं करनी। इतना सुनते ही रीना जी की नज़र में गुस्सा उतर आता है और वो कुछ देर आन्या को घूरती हैं और फिर वो उसके कमरे से बाहर चली जाती हैं। वहीं आन्या अपने कमरे में कैमरे को अंदर से लॉक करती है और फिर वो इधर से उधर घूमती है और फिर वो कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करते हुए ही बोली, अंडस को मुझे तुमसे मिलना है। इतना सुनते ही सामने से आवाज आई, अंडस को, ओ टू मैडम को हमारी याद आ ही गई आखिर। तभी आन्या बोली, अंडस को तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी याद मुझे कितनी आती है। तभी सामने से वो शख्स बोला, अंडस को मुझे पता है तुम्हें मेरी याद कब आती है, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है, जब तुम्हें किसी के साथ रात बितानी होती है, तब तुम्हें मेरी याद आती है, राइट? वही इतना सुनते ही आन्या गुस्से से फ़ोन को कसके पटकते हुए ही बोली, अंडस को ज़्यादा बकवास ना करो और मुझे तुमसे ज़्यादा बकवास नहीं करनी, मैंने कहा ना मुझे तुमसे मिलना है। तभी सामने से वो शख्स बोला, अंडस को ठीक है फिर आ जाना आज रात को मेरे घर पर। इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडस को ठीक है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर वो एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, अंडस को मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी तुम्हारे खिलाफ, और अगर मैं एक प्लान में फेल भी हो गई तो एक और खेल खेलूंगी मैं, जिसका पासा मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ भी करके तुम्हें मृत्युंजय से दूर तो करूंगी ही चाहत। इतना बोलते हुए ही वो एक कुटिल स्माइल करने लगती हैं। वही चाहत और मृत्युंजय दोनों ही फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए आ जाते हैं और सब लोग ऐसे ही साथ में हंसते मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगते हैं। और तभी मृत्युंजय के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर मृत्युंजय वो MSG चेक करता है और वो मैसेज पढ़कर को एक डेविल स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वही चाहत मृत्युंजय की स्माइल देखकर अपने मन में बोली, अंडस को ये किसका MSG आया था जो ये इतने मुस्कुरा रहे हैं? और चाहत अपने मन में सोचते हुए ही बोली, अंडस को क्या था इसके फ़ोन में, किसका MSG होगा? फिर चाहत कुछ सोचते हुए ही फिर वो नॉर्मल हो गए। फिर चाहत कुछ ना बोलते हुए ही वो खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वही मृत्युंजय अपनी कार लेता है और कार लेकर वो फिर से कहीं और जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीना आज वो पूरी रात सोई नहीं थी और वो कुछ सोच रही थी। वो अपने चेहरे पर बैठी बैठी है ऐसे ही सामने दीवारों को घूरते हुए ही कुछ सोच रही थी। तभी उसके कमरे में माया आती है और उसके साथ ही उसका सबसे माया खास जो एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम शिवम था, वह भी माया के साथ आ जाता है। वही माया उन दोनों को देखते हुए बोले, अंडस को क्या काम है? तभी माया अलीना को देखते हुए ही बोली, अंडस को, अलीना तुम मेरी बॉस होने के साथ साथ मेरी अच्छी दोस्त भी हो। तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ये रात भर क्या सोच रही थी? तो किस सोच में तुम गुम थी? और क्या सोच रही थी कि ख्याल में खोई ही हुई थी? इतना सोचते ही अलीना हैरानी से बोली, अंडस को, क्या मैं पूरी रात भर सोच रही थी? क्या मैं पूरी रात पूरी यहीं पर बैठी थी और यही सोच रही थी? तभी इतना सुनते ही माया हैरान हो जाती है और माया बोली, अंडस को, क्या क्या तुम इतना नहीं पता कि तुम रात को यहीं पर ही बैठी थी और सोच रही थी? तभी अलीना बोली, अंडस को, मुझे याद नहीं है यार, पता नहीं, मैं एक उलझन में उलझी हुई हूँ। तभी माया बोली, अंडस को, बोल क्या बात है? तभी अलीना बोली, अंडस को, एक बात बताओ माया, तुम्हें तो प्यार हुआ है ना, तुम एक बात बताओ, ये प्यार कैसे और कब होता है? इसके क्या सिम्टम्स हैं? कैसे हमें पता चलता है कि हमें प्यार हुआ है? इतना सुनते ही माया हैनी से पहले तो अलीना को देखती है और फिर वो मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस को, मोहब्बत में कोई सबूत नहीं होता कि हमें मोहब्बत हो गई है। बस इतना जान लो कि उसका नाम सुनते ही तुम्हारी धड़कन बढ़ जाए तो मान लो कि तुम्हें इश्क है। इतना सुनते ही अलीना के जहन में कल शाम को वो कुलदीप के साथ थी तो उसके दिमाग में कुलदीप का नाम याद आता है और सच में उसकी धड़कन तेजी से बढ़ जाती है। उसकी धड़कन तेज चलने लगती है। ये देखकर वह अपने सर को झटक देती है और फिर वह अपने आप को संभालते हुए ही बोली, अंडस को, फिर तो सच में है, यह मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है और मुझे इस मोहब्बत से बहुत दूर ही रहना है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसमें मजबूर होके दर्द से ना पड़े।
मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिस्म बेइंतहा तड़प मिले। मुझे तो बस दीवानगी चाहिए उसे पाने की। इतना सोचते हुए ही वो मृत्युंजय के बारे में सोचने लगती है। तभी माया बोली, अंडस को मुझे पता है तुम्हें कौन चाहिए। इतना सुनते ही अलीना हैरानी से माया को देखने लगती है। तभी माया बोली, अंडस को मिस्टर सिंघानिया चाहिए है ना तुम्हें। इतना सुनते ही पहले तो अलीना थोड़ी सी चौंक जाती है, फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही उसकी डेविल स्माइल देखकर शिवम और माया दोनों ही समझ जाते हैं कि बात क्या है। दूसरी तरफ करीब 1-1.5 घंटे बाद मृत्युंजय अपनी कार उस खंडहर नुमा घर के सामने रोकता है जिसमें उसने वो पहले भी आ चुका था। जब मृत्युंजय ने उन लोगों को सजा दी थी जब मृत्युंजय और चाहत तक्ष को मिलने के लिए उसके पास जा रहे थे और रास्ते में ही उन 4 लोगों ने मृत्युंजय और चाहत को रोका था और उसके पास से पैसे लूटे थे, उन लोगों को सजा दी थी, इसी घर में उन लोगों को सजा दी थी। वो वहां पर आता है और फिर वो उसे घर के अंदर आता है। वहां पर आज भी चारों तरफ बॉडीगार्ड तैनात थे और बाहर भी बॉडीगार्ड रखवाली कर रहे थे। वही मृत्युंजय घर के अंदर जाकर वो उसी किंग साइज चेयर पर जाकर एक राजा की तरह बैठ जाता है। वही उसके सामने 4 शख्स खड़े थे जो खून से लटपट थे और उनको मार मार उसकी हालत बुरी बनाई गई हो वैसे ही उसकी हालत थी। वही मृत्युंजय उन चारों को देखते हुए ही अपने हाथ में गुण पकड़ता है और बोला, अंडस को अब चलो जल्दी से बता दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ मेरी वाइफ पर किसने गुणतन रखी थी और किसने गोली चलाई थी। जल्दी से बोल दो और किसने भेजा था तुम्हें, सारा सच उगल दो, वरना आज मेरा दिमाग सच में बहुत खराब हो चुका है। इतना सुनते ही वो चारों ही जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, सर झुकाकर और हाथ जोड़ लेते हैं। वो बोले, अंडस को प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता हमें किसने ये सब काम करने के लिए भेजा था, लेकिन हमसे गलती हो गई है। माफ कर दीजिए प्लीज, हमें पता नहीं था कि आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं, वरना कभी हम आपकी वाइफ को हाथ तक ना लगाते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मृत्युंजय गुस्से से ही चिल्लाते हुए बोला, अंडस को मैंने पूछा किसने चलाई थी गोली, मेरे वाइफ पर किसने गोली चलाई थी और किसने भेजा था तुम्हें। इतना सुनते ही वो 4 शख्स कांपने लगते हैं और वो चारों ही खामोश हो जाते हैं। तभी मृत्युंजय फिर से गुस्से में ही बोला, अंडस को मैंने कुछ पूछा है तुम चारों से। तभी एक शख्स उनमें से अपने पास वाले शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंडस को इसने गोली चलाई थी आपकी पत्नी पर। इतना सुनते ही मृत्युंजय उसको देखता है और फिर वो एक झटके में ही उस वक्त उसके के हाथ पर गोली चला देता है। वही वो शख्स इधर से उधर से तड़पते हुए हैं, वो नीचे गिर जाता है और वह अपना हाथ पकड़ लेता है। वही उसके हाथ से खून बहने लगता है। वही वो तीनों ही उसकी हालत देखकर वो अपने हाथ जोड़ते हुए ही बोले, अंडस को हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस को अब तुम तीनों बताओ किसने तुम्हें भेजा था। इतना सुनते ही वो तीनों ही अपना हाथ जोड़े हुए ही बोले, अंडस को हमें नहीं पता, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मृत्युंजय बोला, अंडस को सच बोलो। तभी उनमें से एक शख्स बोला, अंडस को साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ हमें नहीं पता किसने हमें भेजा था। बस इतना पता है कि हमें लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया था के पास और एक जगह बताई गई थी जहां पर पैसे और आपकी पत्नी की फ़ोटो रखा गया था एक बैग में, और हम जाकर बस वो पैसे और बैग लेकर आए थे और हमें बस अपना काम पूरा करना था। हमें पता कि वो कौन और किसने हमें भेजा था और किसने हमें पैसे दिए थे। इतना सुनते ही मृत्युंजय गुस्से से ही उन तीनों के ही पैर में उन दोनों को एक गोली मार देता है। वही वो तीनों ही अपना पैर पड़कर नीचे गिर जाते हैं और उसके पैरों से भी खून के फव्वारे छूट जाते हैं और वह तीनों ही नीचे तड़प रहे थे और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वही मृत्युंजय गुस्से से सही खड़ा होता है और अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए ही बोला, अंडस को इन सबको फेंकाओ हॉस्पिटल में और अगर यह फिर से ठीक हो जाए और इसका बिल भी पे कर देना। वही इतना सुनते ही वो चारों ही मृत्युंजय को हैरानी से देखने लगते हैं। वही मृत्युंजय उन सबको देखते हुए बोला, अंडस को आज के बाद अगर मेरे घर परिवार या फिर मेरे बेटे या फिर मेरे पत्नी के आसपास भी तुम किसी को मैंने देखा तो मैं तुम सब की जान एक पल में ही ले लूंगा। वही वो सब अपना सरना में हिलाने लगते हैं। वही मृत्युंजय गुस्से से ही अपने गन अपने पॉकेट में रखते हुए ही बाहर निकल जाता है। मृत्युंजय अपनी कार में बैठता है, वही उसके पीछे ही फिर 3 बॉडीगार्ड एक कार में बैठते हैं और उसके पीछे निकल जाते हैं। वही मृत्युंजय अपनी कार लेकर ऑफिस पहुंचता है और वो ऑफिस में आकर अपनी केबिन के अंदर जाकर बैठ जाता है
और वो अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगता है। वही अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसके केबिन का दरवाजा कोई नोक करता है। वही मृत्युंजय बिना देखे ही बोला, अंडस को क्या काम है? तभी वही सामने से एक आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप गुस्से में हैं? इतना सुनते ही मृत्युंजय चौंक कर सामने देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि अलीना रोई खड़ी थी। अलीना अपनी सेक्रेटरी माया के साथ ही खड़े होते हुए ही मृत्युंजय को स्माइल करते हुए देख रही थी। मृत्युंजय बोला, अंडस को, अरे सॉरी, अंदर आए। फिर अलीना अंदर आ जाती है और वह भी उनके सामने चेयर पर जाकर बैठ जाती है और बोली, अंडस को, वो बस हमारा जो डील का प्लान है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ डिस्कस करना था। मृत्युंजय बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या क्या डिस्कस करना है? मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। तभी अलीना कुछ सोचते हुए ही मृत्युंजय को एक तक देखते हुए ही बोली, अंडस को, वह क्या है ना, अभी कुछ ही देर में लंच का टाइम हो जाएगा तो साथ में लंच करने जाते हैं ना रेस्टोरेंट में। यहाँ एक पास में ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम वहाँ पर ही जाकर साथ में ही लंच करें और साथ में खाना खाते हुए ही वो प्लान भी डिस्कस कर ले तो कैसा रहेगा? इतना सुनते ही मृत्युंजय तो एक पल तो उसे लगता है कि वह मना कर दे अलीना को, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए ही नकली स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस को, जी जरूर, अगर आप कह रही हैं तो हमसे जरूर चलेंगे। इतना बोलते हुए ही वो एक स्माइल पास करता है अलीना को। वही अलीना के चेहरे पर एक भी एक स्माइल थी। वही माया उसके पास ही बैठी हुई थी। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए ही उन दोनों को देखते हुए ही अपने मन में बोली, अंडस को, अलीना, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम ना इतनी पागल क्यों हो? मुझे पता है तुम्हारा दिल का हाल भी कुछ और कह रहा है और तुम्हारा दिमाग भी कुछ और ही कह रहा है। मैं तुम्हें खुद से ज्यादा जानती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मन की ही करनी है, पागलपन ही करना है तुम्हें तो। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, लेकिन ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यह मिस्टर सिंघानिया किसी और के हैं, ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकते, और जो तुम्हारा होना चाहता है उसे तुम पाना नहीं चाहती। पता नहीं ये भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। इतना वो अपने मन में बोलती है और अपना सरना में हिला देती है। माया वैसे भी बहुत ही समझदार लड़की थी और उसने हमेशा ही अलीना को सच्चे ही मार्ग बताया था, सच्चा रास्ता ही बताया था जब भी अलीना गलत रास्ते पर जाती थी। लेकिन अलीना करती थी अपने मन की ही। थोड़ी देर ऐसे ही वो सब बैठे बैठे थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वह माया और अलीना दोनों ही उठकर वही मृत्युंजय के पास सामने ही उसकी एक केबिन बनाई गई थी, क्योंकि अब उन दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट जो साथ में करना था तो उन दोनों का एक दूसरे की ऑफिस में आना जाना लगा ही रहने वाला था। इसीलिए ही अलीना के लिए एक केबिन अरेंज की गई थी और अलीना और माया दोनों उस केबिन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही घर पर चाहत को कहीं चैन नहीं पड़ रहा था और वह इधर से उधर अपने कमरे में घूम रही थी। वही तक्ष भी कियारा के घर से अपने घर में वापस आ चुका था और वह अपनी मामा को इधर से उधर घूमते हुए देख रहा था। तक्ष बोला, अंडस को, क्या हुआ मम्मा, आप टेंशन में क्यों हैं? चाहत अपने मन में कुछ सोचते हुए ही बोली, अंडस को, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तभी तक्ष अपनी मम्मा को देखते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस को, मम्मा, कहीं पापा किसी और लड़की के साथ कहीं पर जाने तो नहीं वाले ना? कहीं वो अपना आप को छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रहे ना? पता नहीं, आजकल जमाना बहुत बिगड़ा हुआ सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पापा पर ध्यान रखेगा, थोड़ा ध्यान से। आजकल ना हमें पता भी नहीं चलता और लोग फोन पर ही अपनी सेटिंग बना लेते हैं, आपको पता है। इतना सुनते ही चाहत के दिमाग में हिट होता है कि जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मृत्युंजय को एक मैसेज आया था और वो एमएसजी देखकर मृत्युंजय स्माइल कर रहा था। इतना उसे याद आते ही वो तक्ष को देखने लगती हैं। फिर चाहत बोली, अंडस को, तुम इतने बड़े कैसे हो गए जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? चलो चुपचाप जाओ और अपनी पढ़ाई करो, वरना तुम्हारी टीचर से बोलकर और ज्यादा होमवर्क तुम्हें दिलवा दूंगी। इतना सुनते ही तक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अंडस को, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपना होमवर्क करने के लिए। लेकिन आप ही ध्यान रखना, जरा ध्यान से, आजकल पता नहीं पापा कहाँ कहाँ पर जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता ना, इसलिए। इतना बोलते हुए ही वो डेविल स्माइल करते हुए ही वहां से चला जाता है। वही सच में तक्ष एक लिटिल डेविल लग रहा था जो अपनी मम्मा को के कान भर रहा था अपने पापा के खिलाफ। तक्ष अपने कमरे में आ जाता है और अपना होमवर्क करने लगता है। वही चाहत के मन में अब तक्ष की बातें घूम रही थी। वही तक्ष ने तो वैसे ही मजाक मजाक में ही यह सब बातें कही थी।
लेकिन चाहत को कहीं चैन नहीं मिल रहा था और वो इधर से उधर घूमते हुए ही कुछ सोच रही थी। तभी जब चाहत से जब रहा नहीं जाता तो वो अपना फ़ोन उठाती है। वो अपना फ़ोन उठाकर वो एक फ़ोन करती है। ये फ़ोन चाहत ने मृत्युंजय के सेक्रेटरी को किया हुआ था। समीर फ़ोन उठाता है। वो बोला अंडस्को हेलो चाहत माम क्या हुआ? तभी चाहत बोली अंडस्को समीर वो मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारे सर कहाँ पर है? इतना सुनते ही समीर हैरान हो जाता है और वो बोला अंडस्को क्या हुआ सर तो ऑफिस में ही कुछ काम है क्या? इतना सुनते ही चाहत बोली अंडस्को नहीं उससे कुछ काम नहीं है, बस मैं तुमसे पूछ रही थी कि वो कहीं पर बाहर जाने वाले हैं या फिर किसी और के साथ। मेरा मतलब है कहीं पर बाहर कहीं जाने वाले हैं किसी के भी साथ। इतना सुनते ही समीर कुछ सोचने लगता है और फिर बोला अंडस्को नहीं सर कहीं पर भी नहीं जाने वाले, बस वो आज लंच करने के लिए अभी निकलने वाले हैं, पास के ही रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। वो हमारे बिजनेस पार्टनर बनी है ना अलीना रॉय उसके साथ ही। इतना सुनते ही चाहत के कान खड़े हो जाते हैं और चाहत बोली अंडस्को क्यों लेकिन क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं? इतना सुनते ही समीर बोला अंडस्को क्या हुआ मैम आप इतना ज़्यादा और रिएक्ट क्यों कर रही हैं? वो बस हमारी जो बड़ी डील हुई है उसे प्लान को डिस्कस करना पड़ता है ना इसलिए जा रहे हैं लंच पर साथ में, प्लान भी डिस्कस हो जाएगा। तभी चाहत कुछ सोचते हुए ही बोली ठीक है और तुम अपने बॉस को बताना मत कि मैं तुम्हें फ़ोन किया था और यह सब पूछा है। इतना सुनते ही यह समीर पहले तो हैरान हो जाता है फिर वो बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। वही चाहत फ़ोन रख देती है। वो अब उसके दिल में आग लग रही थी, उसे जलन हो रही थी और वो इधर से उधर घूमते हुए ही बोली अंडस्को वो डायन चुड़ैल मेरे पति को अपने पास लाना चाहती है, मेरे पति को मुझसे दूर करना चाहती है, मुझसे मेरे पति को छीनना चाहती है, मेरे पति के करीब जाना चाहती है लेकिन मैं कभी उसके इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। डायन कही कि अभी जाती हूँ मैं। इतना बोलते हुए ही चाहत अपना बैग लेती है और फिर वो खुद को आईने में देखकर वहां से बाहर निकल जाती है। वही तभी हॉल में बैठी सलिनी जी चाहत को देखती हुए बोली अंडस्को कहाँ जा रही हूँ बेटा? इतना सुनते ही चाहत बोली अरे कुछ नहीं बड़ी माँ वो ऑफिस जा रही हूँ कुछ काम है ना। इतना बोलते हुए ही वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय और अलीना दोनों ही कार में बैठते हैं और वो निकल पड़ते हैं वो रेस्टोरेंट की तरफ लंच करने के लिए। वही अलीना और मृत्युंजय दोनों ही अकेले ही आए थे, न माया साथ में थी और ना ही समीर। मृत्युंजय कार ड्राइव करते हुए बोला अंडस्को आपकी असिस्टेंट नहीं है आपके साथ? इतना सुनते ही अलीना बोली अंडस्को नहीं वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट फिल करने हैं तो वो उसे डॉक्यूमेंट को देख रही है और फाइल बना रही है। इतना सुनते ही मृत्युंजय एक हल्की स्माइल पास कर देता है। वही अलीना बार बार मृत्युंजय को ही देख रही थी। वही मृत्युंजय को भी अलीना की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी और उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी हो गया था कि अलीना उसे किस नज़रों से देख रही है, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। वही करीब आधे घंटे बाद ही अलीना के कहने पर उसे रेस्टोरेंट के बाहर वो कार रोकता है। वही वो दोनों ही बाहर निकालकर बाहर आ जाते हैं और उसे रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहीं अलीना मृत्युंजय को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली अंडस्को हम इस टेबल पर बैठते हैं। इतना बोलते हुए ही वो एक टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं मृत्युंजय उसे देखते हुए उसके सामने बैठ जाता है और वो बोले अंडस्को अब स्टार्ट करते हैं ना हमारा डील में और क्या क्या हम नया करेंगे? इतना सुनते ही अलीना बोली अंडस्को अरे इतनी भी क्या जल्दी है पहले लॉन्च करते हैं ना, तब तक थोड़ी देर बातें करते हैं। इतना सुनते ही मृत्युंजय अलीना को देखते हुए ही बोला अंडस्को ठीक है फिर बाद में बात करते हैं। इतना बोलते हुए वो अपने आसपास नजरें दौड़ आने लगता है और चारों तरफ वो देखने लगता है। वही अलीना उसे ही देख रही थी एक तक। वही अलीना बोली अंडस्को वैसे आपकी वाइफ के साथ आपका कैसा चल रहा है? इतना सुनते ही मृत्युंजय हैरानी से अलीना को देखता है और बोला अंडस्को क्या मतलब है आपका ये कैसी बात पूछ रहे हैं आप? इतना सुनते ही अलीना जल्दी से अपनी बात को सुधारते हुए ही बोला अंडस्को मतलब मेरा मतलब है कि आपकी वाइफ कैसी है स्वभाव में? इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला मेरी वाइफ भी सबसे अलग है, सबसे अच्छी है और मेरे लिए बहुत खास है। इतना सुनते ही अलीना के हाथ की मुखिया कस जाती है और वो मृत्युंजय को नकली स्माइल पास करते हुए ही बोली अंडस्को अच्छा मैंने सुना है आपका तलाक होने वाला था। इतना सुनते ही मृत्युंजय अलीना को घूरते हुए ही बोला अंडस्को होने वाला था हुआ नहीं है और वैसे भी मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ तो मैं कभी उसे छोड़ूंगा नहीं।
वही इतना सुनते ही अलीना के दिलो दिमाग में आग लग जाती है और वो बोली अंडरस्को लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करती तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को लेकिन अब तो मेरी वाइफ भी मुझे इतना प्यार करती है कि वह भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती और ना ही किसी और के पास देखना चाहती है। अब तो मेरे लिए और पजेसिव हो चुकी है। इतना सब वो एक घमंड के साथ बोलता है। अलीना के दिल में आग लग चुकी थी और वह अपने आप को के गुस्से को कंट्रोल करते हुए ही बोले अंडरस्को अच्छा वैसे बड़ी एटीट्यूडे वाली आपकी वाइफ हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मृत्युंजय बोला अंडरस्को आखिर मृत्युंजय सिंघानिया की वाइफ है, इतना तो एटीट्यूड होगा ही उसमें। वही इतना सुना ही था कि तभी अलीना को सामने से आते हुई चाहत दिखती है। वही चाहत कुलदीप के साथ आ रही थी और कुलदीप और चाहत ने दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं और वह दोनों ही मृत्युंजय और अलीना देख चुके थे, लेकिन वह दोनों ही उन दोनों को इग्नोर करते हुए उनके पास वाले टेबल पर ही जाकर बैठ जाते हैं और वह उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए ही बातें करने लगते हैं। वही तभी अलीना एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोली अंडरस्को वैसे आपकी वाइफ की उम्र बहुत ज्यादा है। उसे याद करते ही वो यहाँ पर आ गई। इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को क्या मतलब है आपका। तभी अलीना बोली अंडरस्को सामने देखिए। वही मृत्युंजय अपने पास वाले टेबल पर देखता है तो सामने चाहत को देखता है तो वो चौंक जाता है और वो चौंक कर चाहत को देखने लगता है। तभी उसके साथ ही उसकी नजरें कुलदीप पर भी जाती हैं। वही वो कुलदीप को देखकर तो मृत्युंजय कुलदीप को घूरने लगता है और वह अपने मुठिया कसते हुए ही बोला अंडरस्को ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना बोलते हुए ही वो खड़ा होता है और वो चाहत और कुलदीप के टेबल के पास जाकर चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वाइफी, और यह कुलदीप के साथ तुम क्यों हो। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम तक स्टे ट्यून्ड।